हम लोगों का टॉपिक चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोगों ने सेंसरी ऑर्गन्स स्टार्ट किया था। तो सेंसरी ऑर्गन में हम लोगों ने आईज को कर लिया था, लेकिन उसका मैकेनिज्म और कुछ 2-3 पॉइंट्स छूटे हुए थे, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले हार कर मत बैठ। सही है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कल बताया था ना। ये देखो सेंसरी नर्व आ रही है और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। दिस इज डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट। और ये देखो ये ग्रे मैटर है बटरफ्लाई शेप, ये व्हाइट मैटर है बाहर की तरफ। देखो ये डॉर्सल रूट है, इधर और इधर डॉर्सल रूट है। ये जहां स्वेलिंग है इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, देखो उधर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, यहां से एक नर्व जाती है, इसको बोलते हैं मोटर नर्व। ये सेंसरी है, ये मोटर है। सेंसरी आती कहां से है, डॉर्सल रूट से, और मोटर जाती कहां से है, वेंट्रल रूट से। लेकिन गैंग्लियन किस में पाया जा रहा है, डॉर्सल में कि वेंट्रल में? डॉर्सल में। वेंट्रल में गैंग्लियन नहीं होता है, ठीक है ना। और ये बटरफ्लाई शेप है, ग्रे मैटर का बना हुआ है, ये व्हाइट मैटर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिशर बहुत छोटा है, यहाँ का फिशर काफी डीप है। कल मैंने फिगर बनाया होगा तो उसमें देखो नोटिस किया होगा आप लोगों ने, राइट। और ये है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, राइट। हम लोग कर रहे थे सेंस ऑर्गन। हमने बताया था हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन है। पहला है स्किन, दूसरा है टंग, तीसरा है आई, चौथा है ईयर, पांचवा है नोज। और नोज हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग टंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आईज हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, और स्किन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ईयर, जो कि आज हम लोग फिनिश कर देंगे, राइट। देखो हमने आईज के बारे में पढ़ा था। तो जो जैसे मान लो पानी है, अब पानी को पहले देखा जाएगा। पानी को कौन देखेगा, पानी है, उसे कौन रिसीव करेगा सिग्नल, तो ये सिग्नल रिसीव करेगा आईज, और आईज भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन को भेज देगा। ब्रेन के अंदर रिले न्यूरॉन होते हैं, रिले का मतलब होता है इंटर न्यूरॉन, याद है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन बोलते हैं। फिर ये देखो मोटर से सिग्नल चला जाएगा कहां पे, हाथ से, हाथ में चला गया, अब हाथ से आपने पानी पकड़ लिया। तो इस तरीके से सेंसरी ऑर्गन अपना काम करते रहते हैं, राइट। तो ये रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स हुआ। हम लोग पढ़ रहे थे आईज, तो उसमें हमने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करा दे। आईज में 3 लेयर होती है। सबसे पहले होता है स्क्लेरा, बीच में होता है कोराइड, सबसे अंदर होता है रेटिना। और रेटिना में 2 स्पॉट पाए जाते हैं, एक होता है येलो स्पॉट या मैकुला लूटिया, और उसके सेंट्रल पोर्शन को फोबिया कहते हैं। फोबिया एक ऐसा प्लेस है जहां पर विजुअल एक्यूटी यानी कि दिखने की जो क्षमता है वो सबसे क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि वहां रॉड बिल्कुल नहीं होते, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, ओनली कोन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द फोबिया। दैट इज वाई क्या होता है यहाँ पे कि सबसे क्लियर इमेज बनती है। तो एनसीईआरटी लिखा है कि हमारी विजुअल एक्यूटी सबसे क्लियर यहीं पे होगी, राइट। उसके बाद एक और स्पॉट है जिसका नाम था क्या, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो प्लेस है जहां से ऑप्टिक नर्व जो है ना बाहर आएगी, और क्या होगी, और रेटिना की जो ब्लड वेसल है वो अंदर जाएगी। रेटिना को ब्लड सप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो सभी ऑर्गन्स को चाहिए होता है। तो यहां से क्या होगा, यहाँ ना रॉड होगा ना कोन होगा, इसलिए इसको बोला गया ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ कोई इमेज नहीं बनती, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है और रेटिना की ब्लड वेसल्स अंदर जाती है, राइट। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट कल आपको बताया था। ये रहा लेंस, जो कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, आर पार देखा जा सकता है। और ये है कॉर्निया, स्क्लेरा का आगे का भाग जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और ये रहा आपका एक्वस चैम्बर,
इसमें भरा होता है एक्वस ह्यूमर जो पानी जैसा तरल पदार्थ है, और ये होता है विट्रस चैम्बर, इसमें भरा हुआ है जेल जैसा चिपचिपा पदार्थ, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, राइट। और लेंस है आइरिस, आइरिस ये आइरिस रहा, ये सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी से ही सस्पेंसरी लिगामेंट लटके होते हैं जो कि लेंस को सहारा देते हैं, राइट। इतनी बातें हमने क्लियर करा दी थी। तो आज मैकेनिज्म ऑफ विजन देखेंगे। हमारे आंखों पे रेटिना पे इमेज बनती है। कल मैंने बताया था कि रेटिना एक्ट एज फोटोग्राफिक फिल्म, और इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब सीधा कि उल्टा, उल्टा, और रियल बनती है कि वर्चुअल, रियल इमेज बनती है। हमारी आंखों के रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। देखो ये मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी को हमारे रेटिना पर कैसे देखा जा रहा है, उल्टा। अब ऑप्टिक नर्व जब यहां से निकलेंगी तो ये इसे सीधा बना देंगी, इमेज उल्टी बनती है। लेकिन ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन में ले जाएंगी, यहाँ विजुअल कॉर्टेक्स से, याद आया, विजुअल कॉर्टेक्स में जब ये जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उल्टा देखा। क्या मैं आपको उल्टा नजर आ रहा हूं? क्योंकि इमीडिएट इतना क्विक रिस्पॉन्स होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस चीज को उल्टा देखा। उल्टा बनती इमेज है उल्टी, लेकिन दिखती कैसी है, सीधी, क्योंकि ब्रेन इतना क्विक रिस्पॉन्स करता है कि आपको हवा भी नहीं लगती, राइट। याद करो, हमारे पास जो ब्रेन की जो कुछ न्यूरॉन्स है मेडुलेटेड, उनमें रिस्पॉन्स कितनी तेजी से होता है, 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड तक। याद आया? तो ये बात क्लियर हो गई। ये मैंने बताया मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट, यहां पर कोन्स पहले ज्यादा होते हैं, रॉड कम होते हैं, लेकिन इसके जो फोविया, जो बीच का बिल्कुल कोनिकल पार्ट है, यहां पर क्या होता है, केवल कोन ही कोन होते हैं, रॉड बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे विजुअल एक्यूटी सबसे क्लियर होगी, विजुअल एक्यूटी सबसे क्लियर। हमारे आंखों का रेजोल्यूशन इसीलिए बहुत क्लियर है, कहीं पे भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी आप पहचान लोगे, क्योंकि आपकी आंखों का रेजोल्यूशन तो जानते हुए फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत अच्छा होता है। हमारी आंखों की सेंसिटिविटी भी ज्यादा है और हमारी आंखों का रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। उसका कारण है क्योंकि हमारे पास इमेज बनती है फोबिया पे, और फोबिया पे केवल और केवल कोन होते हैं, रॉड नहीं होते। वो प्लेस बताइए जहां ना रॉड होगा ना कोन, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ना रॉड ना कोन, और ये इस प्लेस पर केवल कोन ही कोन होते हैं। और मैकुला लूटिया में कोन्स ज्यादा होते हैं, रॉड कम, लेकिन वो प्लेस बताइए जहां सिर्फ कोन होंगे, फोबिया सेंट्रलिस, फोबिया। सारी बातें क्लियर। और कल मैंने आपको बताया था कि रेटिना में जब अंदर से बाहर जाओगे तो 3 तरह की न्यूरॉन सेल होती है, पहली गैंग्लियोनेटेड सेल, दूसरी बाइपोलर सेल्स, और तीसरी रॉड एंड कोन वाली सेल। रॉड एंड कोन वाली को हम लोग ने बोला था क्या, फोटो सेंसिटिव सेल, फोटो सेंसिटिव सेल, ठीक है ना, या फोटो रिसेप्टर सेल बोला था कि नहीं बोला था। रॉड डिम विजन के लिए एक्टिवेटेड होते हैं, ट्विलाइट के लिए एक्टिवेटेड होते हैं, कम मध्यम लाइट के लिए एक्टिवेटेड होते हैं, और स्कोटोपिक विजन के लिए अडेप्टेड होते हैं, जबकि कोन्स जो होता है कलरफुल और ब्राइट इमेज और डे टाइम के लिए अडेप्टेड होता है। और रॉड एक ही प्रकार का होता है। कोन कितने प्रकार के होते थे, कोन 3 प्रकार के होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, जबकि रॉड में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। याद आया कि नहीं आया? तो ये मैंने पिछला सारा रिवाइज कर दिया। आज मैकेनिज्म ऑफ विजन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ विजन देखेंगे हम लोग। और 1-2 पॉइंट है वो लिखाते हैं आपको। ब्लाइंड स्पॉट, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ आईबॉल, पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ आईबॉल पे प्रेजेंट होता है। यहां नो रॉड एंड नो कोन, ना रॉड होती है ना कोन होते हैं। वी कैन से कि यहां पे क्या, फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसलिए क्या यहां विजन होगा, नो विजन, विजन होता ही नहीं यहां पे। नो इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन एब्सेंट होगा, ठीक है ना। और
यहीं से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है, और रेटिनल ब्लड वेसल्स अंदर जाती है। इज दैट क्लियर? नोट इट। अब एक है येलो स्पॉट। ऑल्सो नोन एज मैकुला लूटिया, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर एक्सिस और पोल। पोस्टीरियर एक्सिस या पोल पे ही प्रेजेंट होता है। ये भी पोस्टीरियर एक्सिस या पोल पे था, ये भी पोस्टीरियर एक्सिस या पोल पे होता है, बट स्लाइटली लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। बट लेटरल मतलब किनारे पर, लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो बिल्कुल थिन्ड आउट होता है। थिन्ड आउट पोर्शन मतलब सबसे पतला होता है रेटिना वहां पे, ठीक है ना। इसका सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस स्पॉट इज नोन एज फोविया। पूरा नाम है फोविया सेंट्रलिस। और यहां पर थिन्ड आउट पार्ट ऑफ रेटिना, और यहां पर ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, इसीलिए यहां पर विजुअल एक्यूटी बहुत ग्रेटर होगी। विजुअल एक्यूटी को हम लोग रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में लिखा है रिजोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन पावर हमारी बहुत अच्छी होगी इस पोर्शन पे। यहां सबसे क्लियर इमेज बनती है, यानी मोस्ट क्लियर इमेज यही बनती है। मोस्ट क्लियर इमेज यही बनती है। और कहां पर इमेज नहीं बनती? नो विजन या नो इमेज फॉर्मेशन, ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं बनती। इज दैट क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई यहां तक? तो दो स्पॉट थे, दोनों क्लियर हो गए। और दोनों स्पॉट कहां पे प्रेजेंट होते हैं? रेटिना पर। एक होता है पोस्टीरियर पोल पर और एक पोस्टीरियर पोल के स्लाइटली लेटरल साइड में। अब मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन। कैसे हम देख पाते हैं, किस तरीके से हम इमेज बनेगी, और इमेज कैसे बनेगी मैंने आपको आइडिया दे चुका हूं, पर कैसे एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? लाइट आएगी, लाइट जाएगी कहां पर? कॉर्निया पर, जो कि ट्रांसपेरेंट था। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। एक्वस चैम्बर में जाएगी, एक्वस चैम्बर में ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा था, आप यू नो वेरी वेल। फिर चली जाएगी लेंस पर टकराएगी, लेंस भी क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना था, यू नो वेरी वेल। और ट्रांसपेरेंट होता है, और जब इसकी प्रोटीन खराब हो जाती है तो हो जाता है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट। स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होता है। अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से हमारे आंखों का जो लेंस है उसकी प्रोटीन क्या हो जाती है? ओपैक हो जाती है, अपारदर्शी। तो हमें क्या होता है? लाइट अंदर नहीं आएगी, और लाइट अंदर नहीं आएगी तो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो बोलते मोतियाबिंद, इंग्लिश में बोलते कैटरैक्ट। सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है ना।
अब लेंस से कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी विट्रस चैम्बर में, और विट्रस चैम्बर में भी एक जेल जैसा ट्रांसपेरेंट पदार्थ भरा है, नाम था विट्रस ह्यूमर। उसके बाद चली जाएगी कहां पे, उसके बाद जाएगी रेटिना पे टकराएगी। अब रेटिना पे ऐसी कौन सी सेल है जो लाइट के लिए सेंसिटिव है? तीन तरह की न्यूरल सेल थी, कोन एंड रॉड, जिसको बोलते थे फोटो रिसेप्टर सेल, यानी ये रिसीव्ड बाई फोटो रिसेप्टर सेल्स। और फोटो रिसेप्टर सेल दो प्रकार की थी, रॉड्स एंड कोन्स। अब क्या होगा, अब इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब एक्शन पोटेंशियल शब्द आपके लिए नया है कि पुराना हो गया? एक्शन पोटेंशियल समझते हो ना, सोडियम आयन की एंट्री होगी, सोडियम आयन की एंट्री होगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएंगी सेल्स, एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा, अब रॉड के अंदर एक प्रोटीन थी, रॉड की प्रोटीन जो रेड पर्पल थी, नाम बोलो, लो भूल गए, रोडॉप्सिन। आर फॉर रॉड, आर फॉर रोडॉप्सिन। और ये दो चीजों से मिलकर बनी थी, अगर आपको याद हो तो, ऑप्सिन और रेटिनॉल, है ना? तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो भागों में, ऑप्सिन अलग, ये मान लो ऑप्सिन था, ये अलग हो गया, और रेटिनल ऐसा था मान लो, जैसे एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम और सबस्ट्रेट, वैसे ही इसको बोलो ऑप्सिन। और ऑप्सिन यू नो वेरी वेल, कल बताया था, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस वन इज रेटिनल। रेटिनल इज द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अब क्या होगा, इसके आकार में चेंज आ जाएगा, इसका आकार चेंज कर दो थोड़ा सा, देखो, चेंज इन द शेप ऑफ ऑप्सिन। अब ये इससे जुड़ नहीं पाएगा, है ना? तो ये इनएक्टिव रहेगा, रॉड इनएक्टिव हो गया कि एक्टिव? इनएक्टिव हो गया ना, तो क्या एक्टिवेटेड रहेगा? कोन्स, है ना? चेंज इन शेप ऑफ ऑप्सिन। इसलिए क्या समझ में आया, रॉड इनएक्टिव हो गया, क्योंकि लाइट जब आती है तो रॉड का काम ही नहीं है, कोन का काम है। मैं यहां लिख रहा हूं रॉड इनएक्टिव है, बट कोन्स कैसे हैं? एक्टिव। अब बताओ एक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा? इससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, सेल की जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो चेंज आ जाएगी। यानी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंज आने का मतलब क्या है, पहले सेल जब रेस्ट में थी, जब लाइट नहीं आ रही थी, तो क्या थी, आराम कर रही थी, तो बाहर प्लस चार्ज था, अंदर माइनस। और सेल किसके लिए ज्यादा परमेबल थी? पोटेशियम आयन। अब किसके लिए परमेबल हो जाएगी? सोडियम आयन। तो यहां पे मैं सीधे लिख रहा हूं, देयर इज चेंज इन membrane permeability of these cells। अब इससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल अब आगे बढ़ेगा, एक्शन पोटेंशियल जब आगे बढ़ेगा तो कहां जाएगा बताओ? फोटो रिसेप्टर सेल के बाद की सेल का नाम क्या था? बाइपोलर न्यूरॉन्स। संवेदना कहां जाएगी, बोलो? बाइपोलर सेल्स या न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। यहां से कहां जाएगा बताओ? गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियोनिक सेल्स में जाएगा, बोलो? गैंग्लियोनिक सेल्स, बोलो सही है कि नहीं? गैंग्लियोनिक सेल से कहां जाएगा? ऑप्टिक नर्व में, क्योंकि ऑप्टिक नर्व इन्हीं से जुड़ी होती हैं। ऑप्टिक नर्व से जाएगा कहां पे? विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड
जिससे हमको पता चल जाएगा रिकॉग्नाइज्ड, हमें पता चल जाएगा हमने क्या देखा, रिकॉग्नाइज्ड इमेज बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरी। रुको, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। Image is recognized based on previous memory. ये समझ में आई पूरी बात? क्या हुआ एक बार क्लियर करा रहा हूं जल्दी से। लाइट आई, कॉर्निया पे गई, कॉर्निया से एंटीरियर चैम्बर पे गई, एंटीरियर चैम्बर पे लेंस पे आई, लेंस होता है क्रिस्टलाइन, यू नो वेरी वेल। अब लेंस से होते हुए कहां चली गई, विट्रस चैम्बर में, फिर गिरेगी फोटोरिसेप्टर सेल में यानी रॉड और कोन में, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। रॉड का रोडोप्सिन नाम का जो प्रोटीन था ब्रेक डाउन होगा बिकॉज इट इज सेंसिटिव फॉर द लाइट। लाइट आई, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो ऑप्सिन और रेटिनॉल अलग अलग हो गए, ऑप्सिन के आकार में चेंज आ गया, अब रेटिनॉल इससे जुड़ नहीं पाएगा, अब नहीं जुड़ पाएगा तो रॉड इनएक्टिव हो गए, कोन अभी भी एक्टिवेटेड है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो चुकी है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, बाइपोलर न्यूरॉन में संवेदना गई, फिर गैंग्लियोनिक सेल में गई, फिर ऑप्टिक नर्व में गई, फिर विजुअल कॉर्टेक्स में चली गई, विजुअल कॉर्टेक्स में एनालाइज कर लिया गया और प्रोसेस कर लिया गया कि क्या देखा, कैसे देखा, कितना बड़ा देखा, किस कलर का देखा, और हमारी मेमोरी पे अगर है तो हम पहचान भी जाएंगे, शेर देखा, चीता देखा, हाथी देखा, बंदर देखा, आम देखा, अंगूर देखा, क्या देखा, है ना। अगर आपने कोई फल पहले कभी देखा ही नहीं, आपकी मेमोरी में है ही नहीं, तो आप कहां पहचान पाओगे उससे? सही है कि नहीं है? कोई जानवर पहली बार देखा, आप उसे नहीं पहचान पाओगे। ऐसे कोई व्यक्ति पहली बार आपके घर पे आया तो आप नहीं पहचानते हो, तो बताते हो एक लंबा लंबा सा व्यक्ति था, बड़ी बड़ी मूछें थी, है ना, आवाज भारी भारी थी, तो पापा लोग गैस करते, अच्छा लग रहा गुप्ता जी रहे होंगे। सही है कि नहीं है? प्रीवियस मेमोरी पर बेस्ड होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक हो गया ना क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में है ईयर। कान एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो दो काम करता है। इसका प्राइमरी काम है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी और सेकेंडरी काम है हियरिंग। ये ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो दो काम करता है। पहला काम है, प्राइमरी काम है, इसका प्राइमरी रोल इज बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। बॉडी को बैलेंस करना प्राथमिक काम है, सुनना हमारा सेकेंडरी काम है। हियरिंग। ईयर में तीन भाग होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल ईयर और एक लास्ट है, समझ गए होंगे, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में दो भाग आते हैं, एक को बोलते हैं ईयर पिन्ना, ये वाला भाग ईयर पिन्ना विच इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द मैमल। मैमल के तीन बाहर से लक्षण देखे जा सकते हैं। पहला हमेशा बोला है हेयर्स, मैमरी ग्लैंड, और तीसरा ईयर पिन्ना। इज दैट क्लियर? तो ईयर पिन्ना और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस यानी कान की नली। एक्सटर्नल ऑडिटरी मतलब सुनने वाली, मिएटस मतलब ट्यूब, इसको शॉर्ट में EAM भी कहते हैं, EAM या ईयर ट्यूब भी कहते हैं, कान की नली, और ये ईयर पिन्ना है। ठीक है ना?
ईयर पिना भी मैमल का लक्षण है, करेक्टर ऑफ मैमल। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, ईयर ऑसिकल्स, याद है ना हम लोग ने मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ा था कि हमारे कान में टीनी बोन है और ये इनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट? 3। और बताया गया था, नाम था मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज कान की भी सबसे छोटी हड्डी है और बॉडी की भी सबसे छोटी हड्डी है। इज दैट क्लियर? ईयर ऑसिकल दैट आर टीनी बोन्स, फार्मूला था मिस, और इंटरनल ईयर में एक इंटरनल ईयर में आता है बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ, ठीक है ना, ये क्या होता है बाद में पता चलेगा। अब एक एक स्टेप को रीड करते हैं, एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं इसके डिटेल के बारे में, पहले डिटेल के बारे में बता दूं, डिटेल क्या है, फिर आप इसको देख लो। इसकी डिटेल देखते हैं एक बार। ये हमारा कान, ये ईयर पिन्ना है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। ईयर पिन्ना बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, जो कि लचीला होता है, और इसका काम है साउंड वेव्स को इन्वायरमेंट से रिसीव करना, साउंड वेव्स को इन्वायरमेंट से रिसीव करना, ये काम है हमारे ईयर पिन्ना का। उसके बाद ये इस ट्यूब में ट्रांसफर कर देता है। ट्यूब का नाम था EAM, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या ईयर ट्यूब, राइट। और ये ट्यूब जाके अंत होती है एक मेम्ब्रेन पे, जिसका नाम है क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम या कान का पर्दा, कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। अच्छा, फिर आपको बताया गया कि ये जो आप देख पा रहे हो कि ये जो त्वचा है ना, त्वचा, इसके ऊपर त्वचा लैमिनेटेड है, यानी ईयर पिन्ना इज लैमिनेटेड बाय स्किन। इस पे भी बाल है, क्योंकि हम मैमल है तो करेक्टर तो होगा ही हमारा, ठीक है। इस पे स्किन है, इस पे बाल है, ठीक है ना। इस पे 2 तरह की ग्लैंड भी है, एक स्वेट ग्लैंड है, पसीने वाली ग्लैंड, जो कि काफी कम है पर है। अच्छा, एक है बहुत ज्यादा ग्लैंड है यहाँ पे अंदर, कौन सी? सीबेसियस ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड का दूसरा नाम ऑयल ग्लैंड। तो ऑयल ग्लैंड है, ये ऑयल ग्लैंड क्या निकालती है? वैक्स, इसी को सेरुमिनस ग्लैंड भी कहते हैं, वैक्स ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड भी कहते हैं। किससे मॉडिफाई हुई? ऑयल ग्लैंड से या सीबेसियस ग्लैंड से। ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम सीबेसियस ग्लैंड, याद करो, सीबम निकालती थी, सीबम। तो ये बात क्लियर हो गई। इस पे स्किन होगा, इस पे हेयर होंगे, और इस पे एक ग्लैंड होगी, ग्लैंड का नाम बताया सीबेसियस ग्लैंड या वैक्स ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो क्या करेगी? हवा में उपस्थित मिट्टी के कण और फॉरेन एजेंट्स को पकड़ लेती है। ये तो देखा होगा, कभी कभी हम लोग क्लीनिंग करते हैं अपने ईयर की, तो ये निकलता है गंदगी के रूप में, क्योंकि ये जो पकड़ा होता है वैक्स के अंदर, वही हम निकाल के साफ कर लेते हैं, ताकि हमारे पर्दे पे जो वैक्स से डिपॉजिट होता है उससे कम सुनाई पड़ेगा, तो अब क्लियर सुनाई पड़े इसलिए। और कानों की क्लीनिंग तो जरूरी यही है, क्योंकि क्लीनिंग नहीं करेंगे इन्फेक्शन बढ़ेगा, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, इसका बाहर का हिस्सा किससे बना होगा? बाहर का हिस्सा स्किन से लैमिनेटेड होता है, ठीक है ना, लैमिनेटेड होता है, और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह भी पाया जाता है यहाँ पर। और अंदर का हिस्सा जो होता है म्यूकस लाइनिंग से कोटेड होता है, म्यूकस लाइनिंग से कोटेड होता है, याद रखिएगा। और अब आ गए मिडिल ईयर पे। ये मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस जो कि कान के पर्दे से चिपकी हुई है, इनकस जो बीच में है, और स्टेपीज जो कि यहां से टिका हुआ है, यहां से इंटरनल ईयर से जुड़ा हुआ है। इंटरनल ईयर में 2 विंडो होते हैं, एक होता है ओवल विंडो, एक होता है ओवल विंडो ऊपर होता है, एक होता है ओवल विंडो जो ऊपर होता है, एक होता है राउंड विंडो जो नीचे होता है। तो आपको बता देना चाहते हैं, ये चिपकी होगी ओवल विंडो से, ये देखो ओवल विंडो ऊपर है, राउंड विंडो नीचे है, ठीक है। और फिर ये रही आपकी बोनी लैब्रिंथ, ये बोनी लैब्रिंथ है,
इंटरनल ईयर में बोनी लेब्रिंथ होता है ना, बोनी लेब्रिंथ के अंदर अपन चलेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ के अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में दो भाग आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा वेस्टिबुलर एपरेटस और एक होगा कॉक्लिया। वेस्टिबुलर एपरेटस से प्राइमरी रोल होगा, प्राइमरी रोल क्या था, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ऊपर वाला जो एपरेटस है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये प्राइमरी रोल करेगा, और नीचे वाला जो एपरेटस है कॉक्लिया, जो कि काफी कॉइल्ड है, देखो इसमें 3/4 कॉइलिंग होती है, मतलब लगभग पौने तीन समझते हो ना, 3/4 2.75 कॉइल्ड होता है, मतलब दो पूरा कॉइल है, दो पूरा कॉइल्ड है, और फिर एक है 3/4, तो 2/3/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इतनी कॉइलिंग है, और ये कॉइल्ड पोर्शन ही कॉक्लिया कहलाता है। सी से कॉइल्ड, सी से कॉक्लिया। कॉक्लिया को हीरिंग एपरेटस भी कहते हैं, और इसको बैलेंसिंग एपरेटस भी बोलते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस इज आल्सो नोन एज बैलेंसिंग एपरेटस, और ये हीरिंग एपरेटस होता है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। मिडिल ईयर एक ट्यूब द्वारा फेरिंग्स से जुड़ा होता है, इस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब का काम होता है क्या, कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करना। और आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, है ना, तो कैसे खुलते हैं बताओ, या तो जमाई आ जाए, जमाई आएगा, देखना कभी जमाई आएगी तो कान का पर्दा अपने आप तक खुल जाता है। और यहाँ पे जब खाना निकलता है ऐसे करना, ऐसे करो, ऐसे अपने स्पिट को, मतलब वो आपका सलाइवा है उसको अंदर लो, देखो यहाँ पे एक प्रेशर मैसेज होगा, टक, हो रहा है नहीं हो रहा है, टक से हुआ कि नहीं हुआ, यही है, यही प्रेशर मेंटेन कर रहा है, यूस्टेकियन ट्यूब्यूल प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए वहां पे आपको आवाज आती टक, है ना, देखो अभी निकल रहे हैं, यहाँ पे महसूस हो रहा होगा आपको, है ना। तो ये कान के दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन करता है, नाम है यूस्टेकियन ट्यूब्यूल, और मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ देता है। इज दैट क्लियर, क्लियर। कभी फ्लाइट में जाओ तो ज्यादा महसूस होता है, फ्लाइट में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, तो आपका कान बंद हो जाता है, तो उस समय क्या होते हैं, फ्लाइट में आप जाने पर आपने देखा होगा टॉफी वगैरह लिक करने को देते हैं, कहते हैं टॉफी लीजिए और टॉफी को लिक करिए, लिक यानी चूसना। तो जब टॉफी चूसते हैं तो स्वॉलो करते हैं, इस स्वोलिंग के समय और यॉनिंग के समय, यॉनिंग यानी जमाई लेना, जमाई लेते समय और स्वोल करते समय ये प्रेशर मेंटेन हो जाता है। इसीलिए फ्लाइट में क्या होता है, फ्लाइट में जब कभी आप जाओ अर्लियर तो क्या होता है, टॉफी वगैरह दे देते हैं, कोई ऐसी चीज देते हैं जो लिक करो, जो चूस सको। चूसने से क्या होगा, आप चूसोगे तो अंदर ऐसे प्रेशर लगाओगे, निकलोगे, वो लिक करोगे, लिक करोगे तो कान के पर्दे का दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन रहेगा, फिर आपको कान में दर्द भी नहीं होगा और आपका कान बंद भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो दो ऐसी घटनाएं बताइए जिससे प्रेशर मेंटेन होता है, स्वेलिंग और यॉनिंग, स्वेलिंग और यॉनिंग। और कभी कभी फ्लाइट में ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, नोज बंद करता हूँ, ये बंद करता हूँ, फूंक मारता हूँ बाहर की तरफ, तो क्या होता है, कान यहाँ आवाज आती, टक, खुल जाता है ना, क्योंकि प्रेशर मेंटेन करना है। तो ये बात क्लियर हो गई, कान के बारे में आइडिया लग गया। तो आइए इसके लिए नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, इसमें कितने भाग हैं, दो। पहला ईयर पिन्ना, दूसरा, अब आप नाम जानते हो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईएम। ईयर पिन्ना के बारे में बता दें, ईयर पिन्ना मेड अप ऑफ, किससे बना होगा, मेड अप ऑफ, अभी बोला था इलास्टिक कार्टिलेज, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, सो प्लाइबल, प्लाइबल याद है ना, लचीला, रिसीव साउंड वेव्स, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और ईयर पिन्ना लैमिनेटेड बाई स्किन, hairs present
फाइन हेयर होंगे, यू नो वेरी वेल, छोटे छोटे पर होते हैं। आप देखो क्लोजली तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग के तो कान पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ये एक तरह का आनुवंशिक वो है करेक्टर। और ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, नाम सुना होगा, कान पे लंबे लंबे बाल देखा होगा, पर दादा दादाजी के ये लंबे लंबे यहां से निकले होते हैं, राइट। तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, दो तरह की ग्लैंड, एक सीबेसियस ग्लैंड और एक स्वेट ग्लैंड। ईयर पिन्ना के आगे होता है ईएएम। ईएएम को एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स बोल चुके हैं, इसको ईयर ट्यूब भी कह सकते हैं। ये जो ईयर पिन्ना द्वारा जो साउंड वेव रिसीव की गई है वो इसको ट्रांसफर कर देता है, यानी इट रिसीव्स साउंड वेव फ्रॉम ईयर पिन्ना ऑल्सो, रुक जाओ, ये एंड्स ऑन, कहां पे एंड होता है, एंड्स ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ईयर ड्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा। अच्छा, ईएएम जो होता है ये भी लैमिनेटेड बाई यहां पे भी फाइन हेयर्स प्रेजेंट, यहां पर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। इतनी बातें क्लियर। लेकिन यहां पर जो सिबेसियस ग्लैंड होती है मॉडिफाई हो जाती है, सिबेसियस या आयल ग्लैंड सेरुमिनस या वैक्स ग्लैंड के रूप में मॉडिफाई हो जाती है, सेरुमिनस या वैक्स ग्लैंड के रूप में मॉडिफाई हो जाती है, जो कि वैक्स निकालती है। वैक्स ग्लैंड क्या करती है यहां लिख देते हैं हाईलाइट करके, ट्रैप foreign particles and repel insects etc। आपने देखा ना कान में कभी कोई इंसेक्ट नहीं घुसता, क्योंकि ये बदबूदार होता है, ओडर्ड होता है, इसकी बदबू से इंसेक्ट वो होते हैं रिपेल, अट्रैक्ट ना होके रिपेल होते हैं, तभी कान में कोई कीड़ा मकोड़ा जल्दी प्रवेश नहीं करता। आप कोई चीज नामुमकिन तो है नहीं, यू नो वेरी वेल, है ना। फिलहाल ये हमारे पास एडेप्टेशन है। अब आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ये खुद कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इधर की तरफ ये आउटर साइड होगा, ये अंदर मिडिल ईयर का साइड है यानी इनर साइड, ये किधर होगा टुवर्ड्स मिडिल ईयर राइट, ये किधर होगा टुवर्ड्स एक्सटर्नल ईयर। तो इस तरफ जो होता है, इस तरफ यहां पर स्किन का कवर होगा,
बाहर की तरफ किसका, ये देखो खुद किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का, और बाहर से किससे ढका हुआ है, स्किन से, कवर्ड विद स्किन, आउटर साइड कवर्ड विद स्किन, और इनर साइड कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। यहां पे ये इनर साइड म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका होगा। अब आते हैं मिडिल ईयर पे। Ear ossicles are present. कितने होते हैं, 3। और बहुत छोटी बोन होती, टाइनी बोन। हिंट दिया था मिस, अभी नाम बताया था मैलियस, एक बताया था इनकस, और एक बताया था स्टेपीस। कान की सबसे बड़ी हड्डी, कान की सबसे छोटी हड्डी, कान की सबसे बड़ी हड्डी, कान की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है ना, मैलियस, इनकस और स्टेपीस। इतनी बातें क्लियर। और ये सभी जुड़ी होती है चेन लाइक फैशन में, कनेक्टेड इन चेन लाइक फैशन। ये ईयर ड्रम है, इससे जुड़ा होता है मैलियस, इसको मैलियस बोल दो। बीच में जुड़ा होता है इनकस, और लास्ट में होती है स्टेपीस। और ये जुड़ा होता है इधर, ये क्या है, ईयर ड्रम से जुड़ा है मैलियस, मैलियस ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ है। ये मिडिल ईयर है, देखो चेन लाइक फैशन में जुड़ी हुई है। इधर ईयर ड्रम है, और ये जुड़ा है ओवल विंडो, बताया था ना ओवल विंडो, ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ इनर ईयर या इंटरनल ईयर, याद है ना, कॉइल पार्ट था, 2 3/4 कॉइल थे। और ये है यूस्टेकियन ट्यूब, और यूस्टेकियन ट्यूब कहां खुलती है, 2 फेरिंग्स, फेरिंग्स में खुलती, फेरिंग्स में, 2 फेरिंग्स। यूस्टेकियन ट्यूब खुलती है फेरिंग्स में, और काम मैंने बताया था, कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करना। ये ईयर ड्रम है, ये ओवल विंडो है। ओवल विंडो किसका पार्ट है, ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर या इनर ईयर। ई से यूस्टेकियन ट्यूब याद रखो, और ई से ये भी याद रखना, इक्वलाइज द, ई से क्या याद रखेंगे, इक्वलाइज, इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड का मतलब समझते हो ना, दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, आइदर साइड का मतलब होता है दोनों तरफ।
दोनों तरफ। और ये ईयर ऑसिकल्स का काम क्या था, यहीं पे एक एरो बना के लिख देते हैं। ईयर ऑसिकल का काम क्या होता है, देखो बाहर हवा आ रही है, बाहर साउंड वेव्स आती है कहां से, हवा से होते हुए। साउंड वेव कहां पे है बताओ, चारों तरफ क्या है, हवा। तो हवा से, हवा एक मीडियम मान लो, मीडियम समझते हो ना, हवा एक मीडियम है। अब जब जब अंदर जाएगी, हियरिंग एपरेटस में जाएगी, हियरिंग एपरेटस यानी कॉकलिया, जब कॉकलिया में जाएगी तो पता क्या मीडियम चेंज हो जाएगा। वहां पे तरल पदार्थ भरा है, लिक्विड में आ गई, गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ भरा हुआ है, बताएंगे उसे लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ, एंडोलिम पेरीलिम, तो लिम्फ बोलते हैं। अब लिम्फ एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। अब बताओ एक मीडियम में हवा है, दूसरे मीडियम में तरल पदार्थ है, बताओ इम्पीड, इम्पीड, इम्पीड वर्ड सुना है, इम्पीड, इम्पीडेंस सुना है ना, अरे बाधा डालना। कहां पे इम्पीड ज्यादा है, हवा में तरंग चलेगी तो ज्यादा अवरोध आएगा, कि जब किसी लिक्विड में चलेगी तो ज्यादा अवरोध आएगा। कहां पे अवरोध ज्यादा है, लिक्विड में। इसीलिए साउंड वेव को एम्पलीफाई करने की जरूरत है। इसीलिए साउंड वेव को एम्पलीफाई करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये, क्योंकि इनको पता है कि आगे मीडियम चेंज हो रहा है, आगे मीडियम चेंज हो रहा है ना। अभी हवा में साउंड वेव जा रही थी, अब कहां जाएगी, अब चिपचिपे तरल पदार्थ में जाएगी, तो कहां बाधा ज्यादा आएगी, है ना। इसीलिए ये साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देता है, ताकि ये जो इम्पीड का असर है ना खत्म हो सके। इम्पीड का जो असर है ना, इम्पीडेंस इम्पीड बोलते हैं, सुना है कि नहीं सुना है फिजिक्स में, तो इसका जब पढ़ोगे साउंड तो पता चलेगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें बाधा ज्यादा है, इस बाधा को नल्लीफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए यहां साउंड वेव्स को कई गुना एनहेंस कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर। तो क्या काम है इनका, इनका काम है एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, एम्पलीफिकेशन of sound waves so that it can easily transmit into internal ear। क्योंकि वहां क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, क्योंकि मीडियम क्या चेंज हो रहा है, एयर से कहां जा रहा है, अब की बार साउंड कहां जा रही है, एयर से लिक्विड में। तो साउंड में थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर इसी इंटेंसिटी की अगर उसमें चली गई लिक्विड में, तो बाधा बहुत ज्यादा आएगी, मतलब हमने जो तेज बोला अंदर जाके कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये एम्पलीफाई कर देता है, ताकि मीडियम चेंज हो रहा है, साउंड पहले जा रही थी एयर में, अब जा रही है कहां, लिक्विड में, तो वो जो इम्पीड का असर था वो खत्म हो सके। समझ में आया ना। तो आखिर ईयर ऑसिकल ने साउंड वेव को इनर ईयर में जाने के लिए उसको, उसकी जो दिक्कत आ रही है, जो वहां पे बाधा आ रही थी, उस बाधा को नल्लीफाई कर दिया। क्योंकि अगर ये साउंड वेव को बढ़ाता नहीं तो मीडियम चेंज होने पर आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। आप देखो ना, जरा सी विस्परिंग भी कर लो, विस्परिंग समझते हो ना, दबे होठ बोलना, दबे होठ बोलना विस्परिंग, ठीक है ना, चुपके से बोलना, कानों में बोलना, इतनी कम ध्वनि हो तो विस्परिंग भी कर लो तो भी सुनाई पड़ जाएगा। नहीं होता है, बगल में बोलो बड़े आए हैं, मन में बोलो बड़े आए हैं, तो बगल वाले बोले कुछ बोला क्या, बोलोगे नहीं 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 कुछ नहीं बोला, जबकि बोला उसने सुना भी। क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, कान इतने तेज होते हैं, सही है ना। और बुराई करो तो बहुत जल्दी सुनाई पड़ेगी, अच्छाइयां दिखाई कहां पड़ती लोगों को, बुराइयां तुरंत सुनाई पड़ जाती हैं, रही सही है कि नहीं। अब आ जाइए इनर ईयर पे या इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर, ये एक हड्डी से प्रोटेक्टेड रहता है, चेन लाइक बोन्स का बना होता है, चेन लाइक बोन्स का बना होता है। और इस बोन को, इस एपरेटस को बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ, यानी इट इज प्रेजेंट एज बोनी लैब्रिंथ
चेन लाइक बोन्स का बना होता है और इसके अंदर पेरीलिम्फ भरा होता है। बोला था ना लिम्फ भरा होता है, ऐसा लिम्फ जो चारों तरफ होता है उसे पेरीलिम्फ कहते हैं, राइट। पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लें। देखो इस तरीके का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बोनी लैबिरिंथ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला एपरेटस जो होता है ना, वेस्टिबुलर एपरेटस, और ये क्वाइल्ड पोर्शन कॉक्लिया, है ना। बाहर होता है बोनी लैबिरिंथ और अंदर होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसके अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ छुपा हुआ है, तो ये बोनी लैबिरिंथ है। अगर हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बना दे या बाहर बोनी लैबिरिंथ बनाए तो ये देखो कुछ ऐसा, ध्यान देना। ये बोनी लैबिरिंथ हम बना दें, उसको बोल देते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। एक ही बात है, हम अंदर से बनाए या बाहर से, एक ही बात हो जाएगी। बताओ ये क्या है, ये है बोनी लैबिरिंथ और यहां भरा एक लिक्विड पूरे में। इस लिक्विड का नाम क्या बताया था मैंने, अभी देखो लिखा है बोर्ड पे। इस लिक्विड का नाम है पेरीलिम्फ, क्योंकि चारों तरफ है ना, इसलिए पेरीलिम्फ। लिम्फ जैसा कलरलेस फ्लूइड होता है। दिस इज फिल्ड विद, यहां पे भरा हुआ है पेरीलिम्फ। अब सुनो, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ तो सुरक्षा दे रहा है, और अंदर जो नाजुक हिस्सा जो ग्रीन कलर से बनाया है वो मेम्ब्रेन का बना हुआ है। बोनी लैबिरिंथ सुरक्षा दे रहा है बाहर से, कठोर है, कठोर हार्ड है, सुरक्षा देगा कान को। और ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है ना, ये वाला, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन, रुको, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है। ये बोनी लैबिरिंथ है तो उसका नाम क्या लिख दो, मेम्ब्रेनस। बाकी सब कुछ सेम रखो, लैबिरिंथ यानी बोनी लैबिरिंथ। इस बोनी लैबिरिंथ इज फिल्ड बाय द पेरीलिम्फ, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है यहां पे। दिस लिक्विड इज नोन एज, क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। अरे अंदर भरा है तो एंडो, चारों तरफ भरा था तो पेरीलिम्फ, बोलो सही है। व्हाट इज दिस लिक्विड, हाँ, तो फिल्ड विद एंडोलिम्फ, फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो ये वाला हो गया आपका पेरीलिम्फ, मैं लिख दूं शॉर्ट में, ये पेरीलिम्फ है, और ये जो अंदर भरा हुआ है ये एंडोलिम्फ है। इज दैट क्लियर। अब देखो इसमें दो भाग होते हैं, इंटरनल ईयर में दो भाग होते हैं। एक होता है ये वाला भाग, देखो, एक होता है ये वाला भाग, यहां से यहां तक वाला पोर्शन, यहां से यहां तक, देखो ध्यान देना, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। फिगर दिखाया था ना, वेस्टिबुलर एपरेटस। और ये वाला पार्ट होता है लोअर क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड पार्ट को बोलते हैं कॉक्लिया, हाईली क्वाइल्ड होता है। और इसमें क्वाइलिंग होती है 2/3/4, ठीक है ना, 2/3/4। और वेस्टिबुलर एपरेटस में भी दो भाग होते हैं, देखो ये, इनको क्या बोलते हैं, इसमें दो भाग है। ये देखो, ये सेमी सर्कुलर कैनाल, आधी आती है कि पूरी पूरी, आधे आधे अधूरे कैनाल है कि पूरे गोल गोल कैनाल है, आधे, आधे को बोलो सेमी। और सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, तो दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल, ये इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है ना। और ये होता है, ये वाला पोर्शन कहलाता है ऑटोलिथ, ऑटोलिथ एपरेटस, या तो ऑटोलिथ बोल दो या तो ऑटोलिथ एपरेटस बोलो।
और ऑटोलिथ apparatus में भी दो भाग हैं, ये यूट्रिकल, ये सैक्यूल। एक को बोलते हैं यूट्रिकल और एक को बोलते हैं सैक्यूल, यूट्रिकल और सैक्यूल। इज दैट क्लियर? अब देखना, इनकी स्वेलिंग को, सेमी सर्कुलर कैनाल के नंबर कितने हैं? तीन है, 3 है इन नंबर में। तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे ऐसे शो करते हैं ना परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इनकी जो स्वेलिंग्स होती है ना, इनके जो, जब ये निकलती है और जब अंदर जाती है, तो आप देख पा रहे हो थोड़ा फूला फूला सा बनाया गया है, थोड़ा स्वेलन पोर्शन बनाया गया है। ये देखो क्लियर दिखाई पड़ रहा है। इनको बोलते हैं क्रिस्टा, नहीं एक मिनट, इनको बोलते हैं एम्पुला। स्वेलिंग को क्या बोलेंगे? एम्पुला। स्वेलिंग्स को बोलते हैं एम्पुला, स्वेलिंग्स को बोलते हैं एम्पुला। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के जो एंड है उनको क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला को बोल सकते हैं हम लोग सोलन एंड। किसका सोलन एंड है? देख के बताओ। सेमी सर्कुलर कैनाल का। सेमी सर्कुलर कैनाल कितने होते हैं? 3। तीनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और इनके एंड्स फूले होते हैं, कहीं भी फूला हुआ भाग आ जाए एम्पुला बोलते हैं। बायो में कहीं भी फूला हुआ भाग आए एम्पुला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप अपने वहां पे भी देखोगे, ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, उसका बीच का भाग काफी फूला होता है और बड़ा होता है, दैट इज नोन एज एम्पुला। फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ओविडक्ट के एम्पुला में। इज दैट क्लियर? देखो इसी एम्पुला में कुछ वो पाए जाते हैं, हेयर्स। इसी एम्पुला में कुछ सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं। मैं बना दूं, ये देखो, ये सेंसरी हेयर पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे 2-4 बना देते हैं। ये सेंसरी हेयर पाए जा रहे हैं 2-4, बस 2-4 बना दें। और यहां पर भी सेंसरी हेयर होते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल में भी। तो यहां के सेंसरी हेयर को क्या कहते हैं पता है? क्रिस्टा एम्पुलरिस। और यहां के सेंसरी हेयर को बोलते हैं मैकुला। अभी लिखा रहा हूं, अभी लिखा रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो बाहर भरा था पेरीलिम्फ, अंदर भरा था एंडोलिम्फ, दोनों कहीं भी मिक्स नहीं हो सकते। क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं। वेस्टिबुलर एपरेटस ऊपर का भाग है, नीचे का भाग कॉक्लिया है। वेस्टिबुलर एपरेटस में 2 भाग आते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल की संख्या 3 होती है, एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं और इनके एंड सोलन होते हैं। सोलन एंड को एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला वर्ड मैंने अभी बताया फैलोपियन ट्यूब में भी यूज करेंगे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला के अंदर भी कुछ सेंसरी हेयर होते हैं और कुछ सेंसरी हेयर ऑटोलिथ के अंदर होते हैं। ऑटोलिथ में 2 चीजें आती है, यू से अपर, यू से यूट्रिकल, एस से स्मॉल, एस से सैक्यूल। ठीक है ना? बड़ा वाला यूट्रिकल है, थोड़ा छोटा वाला सैक्यूल है। यू से अपर याद रखना, एस से स्मॉल याद रखना। ठीक है ना? ये अपर है तो सैक्यूल नीचे ही होगा। फिर आपको बताया इनके सेंसरी हेयर को मैकुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैकुला। यहां पर क्रिस्टा एम्पुलरिस, यहां के सेंसरी हेयर को मैकुला, मैकुला याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो मैं बता दूं आपको, वेस्टिबुलर एपरेटस हम लोग पढ़ रहे हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस ये इंटरनल ईयर का ऊपर का भाग है कि नीचे का? इंटरनल ईयर के ऊपर का पार्ट। अपर टू कॉक्लिया, ये कॉक्लिया के ऊपर होता है ना। और इसमें 2 पार्ट थे, बताया मैंने आपको। सेमी सर्कुलर कैनाल संख्या में 3 होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं। इनके सोलन एंड को इनके अंदर सेंसरी हेयर को
क्रिस्टा एम्पुलरिस इज द सेंसरी हेयर्स कहते हैं, इनके अंदर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नाम है क्रिस्टा एम्पुलरिस। दूसरा था ऑटोलिथ। ऑटोलिथ में कितने भाग होते हैं? 2। ऊपर वाला चैम्बर यूट्रिकल कहलाता है, नीचे वाला सेक्यूल कहलाता है। यहां पे भी और यहां दोनों में सेंसरी हेयर पाए जाते थे। इनमें भी सेंसरी हेयर होते हैं, जिनको हम मैकुला कहते हैं। यहां वाले को क्रिस्टा एम्पुलरिस बोला, यहां वाले को मैकुला कहते हैं। मैकुला यहां तक क्लियर? अब इनका काम क्या है? मैंने क्या बोला था? वेस्टिबुलर अपरेटस का काम क्या है? वेस्टिबुलर अपरेटस का काम कुछ बताया था? बताया था ये प्राइमरी रोल करता है। प्राइमरी रोल क्या था? प्राइमरी रोल दैट मीन्स बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड पॉस्चर। बॉडी और पॉस्चर को मेंटेन करता है। और एक हिंट है, फार्मूला है DCMS। याद करो, ये बॉटनी में भी पढ़ चुके थे। ये हाइपोडर्मिस का फार्मूला था। हाइपोडर्मिस में बताया था कि डायनामिक बैलेंस, सॉरी यहाँ पे पहले उस वहां का फार्मूला याद दिला रहा हूं। वहां बताया था कि डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा का हाइपोडर्मिस होता है और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस होता है। कुछ याद आया? याद आया कि नहीं आया? तो लेकिन यहां पे याद रखना है, डायनामिक बैलेंस कौन मेंटेन करता है? जब आपकी बॉडी डायनामिक स्टेज में होती है। क्रिस्टा मेंटेन करता है। ये क्रिस्टा कौन मेंटेन करता है? क्रिस्टा। और मैकुला क्या मेंटेन करेगा? स्टैटिक बैलेंस। जब आपकी बॉडी रुकी हुई है या स्थिर है, वो मैकुला द्वारा मेंटेन होता है। तो बताओ फार्मूले से क्या समझ में आया? डायनेमिक बैलेंस कौन मेंटेन करता है? पेयर बना लो, पेयर DC एक साथ आएगा, MS एक साथ आएगा। तो D का मतलब डायनेमिक बैलेंस मेंटेन बाय, बताओ, क्रिस्टा एम्पुलरिस, और स्टैटिक बैलेंस इज मेंटेन बाय मैकुला। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? फार्मूला बना DCMS। फार्मूला बना DCMS। तो वेस्टिबुलर अपरेटस तक कवर हो गया है। कॉक्लियस के आगे करेंगे, अभी पहले इतना रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। देखो वेस्टिबुलर अपरेटस है, यूट्रिकल, सेक्यूल, ये क्या है? कॉक्लिया। इस फिगर में आप अच्छे से देख पा रहे होगे। ये देखो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये यूट्रिकल, ये सेक्यूल, और ये नीचे कॉइल्ड वाला कॉक्लिया। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है तो और क्लियर हो रहा है। याद करो, ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये फूला हुआ हिस्सा एम्पुला। एम्पुला के अंदर सेंसरी सेल्स या हेयर्स क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। ये याद करो, ये इनकस, ये स्टेपीज ओवल विंडो से जुड़ी हुई है, और ये राउंड विंडो है। और ये रहा कॉक्लिया। कॉक्लिया कॉइल्ड है, 2/3/4 कॉइलिंग होती है। ठीक है, देखो जिसका कलर स्काई ब्लू है वो बैलेंस करेगा, यानी ऊपर वाला अपरेटस बैलेंस कर रहा है, वेस्टिबुलर अपरेटस। और जिसका कलर है पर्पल, ये कल पढ़ेंगे, ये क्या करेगा? ये करेगा आपका हियरिंग।
तो दो काम होते हैं हमारे उसके। और फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है। बताओ बाहर कौन सा फ्लूइड भरा था, पेरिलिम, अंदर कौन सा भरेगा, एंडोलिम। याद आया? चलो नेक्स्ट, सुनेंगे कैसे, ये तो कल की बात है। एनसीईआरटी मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या बोल रहा है? लाइट रेज in visible wavelength focused on the retina through the cornea and the lens generate potential impulse in rod and cone as mentioned earlier. The photosensitive compound, बोलते हैं पहले ही पता लिखा था कि ये फोटोसेंसिटिव कंपाउंड के बने होते हैं, दैट इज फोटोपिगमेंट, और ये हमारी आंखों में होते हैं और आंखों के रेटिना में, और ये दो पोर्शन से बने थे, ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन थी, एक रेटिनॉल जो कि एक एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए था। जैसे ही लाइट आई ये टूट गए, रेटिना में ये प्रेजेंट है, टूट गए, ऑप्सिन अलग हो गया, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। दिस कॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इसलिए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो गई, मतलब सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, कहां पे, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, स्पेशली किसमें, हाँ रॉड एंड कोन में। तो रॉड का ये हिस्सा तो टूट गया, कोन एक्टिवेटेड है अभी भी। फिर बताया गया दिस प्रोड्यूस ए सिग्नल, अब सिग्नल जनरेट हो गया, कौन सा, एक्शन पोटेंशियल के रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, और कह रहा है वो पहुंच गया गैंग्लियोनेटेड सेल में, कहां से होते हुए, बाइपोलर से। अब एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स कहां पे जाएगा, अब वो ऑप्टिक नर्व में चला जाएगा, वहां से कहां जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल उधर लिखा है, कॉर्टेक्स इधर लिखा होगा, ये विजुअल कॉर्टेक्स में चला गया ऑफ द ब्रेन, वेयर द न्यूरल इंपल्स आर एनालाइज्ड, एनालाइज किया गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया था रेटिना में, उसे पहचान लिया गया जो कि अर्लियर मेमोरी पर और एक्सपीरियंस पर आधारित था। ईयर, ईयर जो होता है उसके दो सेंसरी फंक्शन है, पहला इन्होंने पहले दूसरे नहीं दिया, बस दोनों एक साथ बता दिया है, ठीक है, जबकि आप पहला जानते हो बैलेंस, दूसरा हियरिंग। एनाटॉमिकली ईयर में तीन भाग होते हैं, कौन सा, आउटर, मिडिल और ईयर इंटरनल, ठीक है। जो आउटर ईयर होता है उसमें पिन्ना और ईएएम होता है, ईएएम उसको उसी को कैनाल भी कहते हैं। पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशंस इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड, क्या ये बातें मैंने बताई थी आपको। और फिर बोल रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस लीड इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैला हुआ था, कान की जो नली थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैली हुई थी। और ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहते थे। दे आर वेरी फाइन हेयर, मैंने बोला था हेयर होते हैं, बोला भी था कि फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। और क्या होती है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड, नाम था सेरुमिनस ग्लैंड या वैक्स ग्लैंड। और स्किन ऑफ पिन्ना, मतलब पिन्ना पे भी स्किन थी और मिएटस पे भी स्किन थी। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ विच टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के बाहर की तरफ क्या था, स्किन, और अंदर की तरफ क्या था, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखो बनाया था, कवर्ड विद स्किन आउटर साइड, फिगर बना के बताया था, एंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इनर साइड। एक एक चीज कवर है। मिडिल ईयर में कितनी हड्डियां हैं, तीन, फार्मूला बताया था, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, मिस, विच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन द चेन लाइक फैशन, याद आया। और बोला मैलियस अटैच होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर, और स्टेपिस अटैच होती है किससे, ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। और ईयर ऑसिकल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा बताया था, क्योंकि क्या हो रहा था, हवा में इंपिडेंस ज्यादा था और वो सॉरी कम था, और जो वहां लिम्फ भरा हुआ था उसमें ज्यादा था, इसी बाधा को कम करने के लिए एम्प्लीफिकेशन हो गया था। फिर बताया गया था यूस्टेकियन ट्यूब का काम, ये कनेक्ट करता है मिडिल ईयर से फेरिंग्स को, और यूस्टेकियन ट्यूब कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर क्या करता है, इक्वलाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। याद आया। अंदर बना हुआ था एक फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर था, उसको लैबिरिंथ कहते थे। लैबिरिंथ में दो पार्ट थे, एक था बोनी लैबिरिंथ, एक था मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ जो होता है हड्डियों का बना होता है, हड्डियों के चैनल का बना होता है, इसके अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पाया गया था, याद करो, बनाया था पूरा फिगर। विच इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के चारों तरफ क्या था,
पेरीलिम्फ, और अंदर क्या भरा हुआ था? एंडोलिम्फ, विच इज फिल्ड बाय एंडोलिम्फ। और कॉइल्ड पोर्शन का नाम क्या था? कॉक्लिया। कॉइल्ड पोर्शन का नाम था कॉक्लिया। हमने आज कॉक्लिया पढ़ा है कि वेस्टिबुलर एपरेटस? वेस्टिबुलर एपरेटस। ये inner ear also contain a complex system called vestibular apparatus located above the cochlea. cochlea के ऊपर था ना, cochlea के ऊपर होता है। vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canal and otolith. otolith के अंदर मैकुला था जो कि सेंसरी एयर था, किसका? सेक्युलर यूट्रिकल का। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल डिफरेंट प्लेन पे पाई जाती है, लेकिन कितने एंगल पे? राइट एंगल टू ईच अदर। द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरीलिम्फ। बोलते हैं कोई भी कैनाल थी वो पेरीलिम्फ में तैर रही थी, और पेरीलिम्फ किसका पार्ट था? बोनी कैनाल का। बोनी कैनाल यानी बोनी लेब्रिंथ का। द बेस ऑफ कैनाल इज सोलन। बताओ कैनाल का बेस कैसा था? सोलन था कि नहीं था? और सोलन पार्ट को हमेशा क्या कहते थे? विच कंटेन कुछ हेयर। हेयर को क्या बोला? क्रिस्टा एम्पुलरिस, विच हैज हेयर सेल्स। द सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रिज, उसको क्या बोला था? मैकुला। क्रिस्टा हो या मैकुला हो, दोनों पे स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस के पार्ट होते हैं, और मेंटेनेंस करते हैं क्या? बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। पूरा पूरा कवर है, ए टू जेड। कुछ छूटा? तो आज हम लोग ने क्या कर डाला? हम लोग ने कर डाला वेस्टिबुलर एपरेटस, और कर डाला कि वो बैलेंस करता है, और कौन सा हिस्सा डायनेमिक बैलेंस करता है, कौन सा स्टैटिक, इसका फार्मूला बना रखा था। फार्मूला क्या था? डीसीएमएस, डायनेमिक बैलेंस बाय क्रिस्टा एम्पुलरिस और स्टैटिक बैलेंस बाय द मैकुला। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां तक हम लोगों ने अभी कर लिया। अभी हम लोग का पोर्शन बचा हुआ है कॉक्लिया और उसका काम। तो कॉक्लिया हियरिंग एपरेटस है ना, वो कैसे सुनने में मदद करता है ये हम लोगों को कल पता चलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।